Hi dear students, welcome to Business Studies class. So we have started our third chapter, that is the private, public and global enterprise. So in last class we have started this chapter and I clearly explained what is mean public sector, what is mean private sector and what is our new economic policy. Within that what things are authorized, what are the areas for public sector, private sector means हमारे कायदे कानून में पब्लिक सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो भी एरिया डिफाइन किया है, उसके बाद 1948 में वो घटना लिखी गई पब्लिक सेक्टर के लिए एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए, और उसके बाद 1991 में उस घटना में कुछ तो दुरुस्ती किया गया और यू कैन कॉल द अपडेट द थिंग्स. ओके, सो उस दुरुस्ती में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेट लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के 3 कंसेप्ट मेनली एक्सप्लेन किया गया है. So I clearly explained these things in last video. So in today's video I am going to explain what are the difference between public sector and private sector, and another one, there are 3 forms of business organization within the public sector. So first form, that is the departmental undertaking, and I will explain the features of departmental undertaking as well. Okay. So in this video first we are going to see the difference between public sector and private sector. तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है ये इस वीडियो में हम देखेंगे. तो फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर, सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है? जो भी बिजनेस फुल्ली ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्शियली आल्सो. ओके, सो फॉर दैट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी आर नोन एज द पब्लिक सेक्टर. सो एग्जांपल में बताया गया है इंडियन रेलवे रहेगा, BSNL, HB, okay, Indian Oil, Bharat Petroleum Oil. These all examples, these all business comes under the public sector. But अभी क्या हो रहा है? इस पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनीज लोगों को बिक रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट अभी उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, प्राइवेट लोग उसको कंट्रोल में कर रहे हैं. तो दैट इज द पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में क्या है? जो भी बिजनेस है दैट इज फुल्ली ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल as well as the group of individuals. So such kind of business organization we are known as a private sector. मतलब जो भी बिजनेस हम चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो एक इंसान कर रहा है, और इंसान और ग्रुप ऑफ पीपल और कई लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर. हमने एग्जाम्पल भी देखा था जो भी सेकेंड चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं. दीज आर ऑल एग्जाम्पल फॉर द प्राइवेट सेक्टर. सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगा, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहेगी और कंपनीज रहेगी. दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर. ओके, सो कंपनी हमने एग्जांपल भी देखा है, डाबर, ब्रिटानिया, नेस्ले. दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपनी रन बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. ओके, सो इस वीडियो में हम क्लियरली डिफरेंस देखेंगे. सो 2 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कंपल्सरी पूछते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. सो बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन. फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यानी कि उनका एम क्या है, उनका ध्येय क्या है. पब्लिक सेक्टर स्टार्ट करने के लिए उनका मेन ध्येय और यू कैन कॉल ऑब्जेक्टिव क्या है, और प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट करने के लिए उनका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो ऑब्जेक्टिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर खुद का बिजनेस चलाने का मेन उद्देश्य क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य. मेन उद्देश्य क्या रहता है पब्लिक सेक्टर में बिजनेस और प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस चलाना? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब उस बिजनेस में से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो मेन मोटो रहता है प्राइवेट सेक्टर में. प्राइवेट जो भी बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगी, पार्टनरशिप, जॉइंट फैमिली, कंपनी, उनका मेन मोटो क्या रहता है? उस बिजनेस में से पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, वो मेन मोटो रहता है प्राइवेट सेक्टर के. बट पब्लिक सेक्टर में क्या रहता है? व्हाट इज द थिंग्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर? पैसा कमाने से ज़्यादा, rather than the profit maximization, सोशल वेलफेयर है. सोशल वेलफेयर मतलब लोगों की सेवा करना, वो मेन उद्देश्य रहता है पब्लिक सेक्टर में. सोशल वेलफेयर मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए काम करना, वो मेन मोटो रहता है पब्लिक सेक्टर में. सेकेंड थिंग है ओनरशिप, मतलब उस बिजनेस का ओनर और मालिक कौन रहता है? तो पब्लिक सेक्टर में
गवर्नमेंट पे दो तरह के राज्यसभा लोकसभा इक्वालिटी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दोनों भी उसके ओनर हो सकते हैं। हमारा भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट वो बिजनेस कर रहा है, नहीं तो कर्नाटका का स्टेट गवर्नमेंट वर्क कर रहा है, नहीं तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों भी उस बिजनेस का ओनर मालिक हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर में कौन ओनर रहता है? ऑल इंडिविजुअल्स, मतलब जो भी बिजनेस चला रहा है वो सभी लोग उस बिजनेस का ओनर रहता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही अकेला आदमी ओनर रहता है। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स है वो सभी लोग ओनर रहते हैं। ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में कर्ता ओनर रहता है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स रहते हैं वो सभी उस बिजनेस के ओनर्स रहते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, मतलब इस बिजनेस का कामकाज मैनेजमेंट कौन देखता है? तो पब्लिक में ऑब्वियसली सेंट्रल, स्टेट एंड बाय बोथ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखता है, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, नहीं तो दोनों मिलकर वो बिजनेस मैनेज करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब शेयर होल्डर्स कौन रहेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज किया, नहीं तो जो भी ओनर है वो खुद देखेंगे, नहीं तो जो भी पार्टनर्स है उस बिजनेस में वो खुद मैनेजमेंट करेंगे उनके बिजनेस का। नेक्स्ट है कैपिटल, मतलब बिजनेस के लिए पैसा कहाँ पे आता है पब्लिक सेक्टर में? सो इट इज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम पब्लिक। सो पब्लिक सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? एक तो स्टेट गवर्नमेंट देगा, मतलब अभी कर्नाटक में किया है तो कर्नाटक सरकार देगा, भारत सरकार देगा और लोगों से लिया जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में कौन बिजनेस के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है? ओनर, मतलब जो भी बिजनेस खुद का कर रहा है ओनर, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर करेगा। पार्टनरशिप में ऑल पार्टनर्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल्स। शेयर होल्डर्स, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए जो भी शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड है उनको बिजनेस के चलाने के लिए पैसा देने के लिए वो शेयर होल्डर्स उनके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। So these are the four clear difference between public sector and private sector, and according to exam point of view this is a very important question. For 4 marks or 2 marks this question is going to be asked. Okay, so next one, within the public sector I explain the three forms of business organization. एक है departmental undertaking, second is statutory corporation and third है public company. Okay, so one by one I explain the features, merits and limitations of all these forms of business organization. So first देखेंगे पब्लिक सेक्टर में फर्स्ट फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो पब्लिक सेक्टर में फर्स्ट फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? अभी सभी हम पब्लिक सेक्टर में जो भी कंपनीज आएंगे, जो भी डिपार्टमेंट्स आएंगे उसके बारे में देखेंगे। तो पब्लिक सेक्टर में 3 kinds of you can call the forms of business organization are there. One is departmental undertaking, statutory corporation and public company. Okay, so departmental undertaking में departmental undertaking it is the oldest and traditional form of business organization. मतलब जब हमारा इंडिया को फ्रीडम मिला तब से इस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर चला रहा है। सो इट इज ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म, मतलब बहुत ओल्ड है दिस काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज वेरी ओल्ड एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारे कंट्री में, यू कैन टेक एग्जाम्पल फॉर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस और डिफेंस। ये तो नाम आपने सुना होगा, रेलवे, पोस्ट ऑफिस एंड डिफेंस। ये जो डिपार्टमेंट्स है मीन्स जो भी हमारे देश का कामकाज गवर्नमेंट कैसे चलाता है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर्म करता है, मतलब पर्टिकुलर रेलवे डिपार्टमेंट रहेगा, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट रहेगा, डिफेंस डिपार्टमेंट रहेगा। सो जो भी गवर्नमेंट का कामकाज रहेगा वो डिपार्टमेंट वाइज हो रहा है तो उसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग करके बुलाएंगे। अभी नॉर्मल हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले लो, जो भी हमारी कंपनी वहाँ पे भी हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट रहेंगे, नहीं तो परचेजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट में हमारा काम किया जाता है।
सो वैसे ही जो भी गवर्नमेंट का काम होता है वो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट वाइज उनका कामकाज रहता है। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज कामकाज किसका रहता है, रेलवे का रहेगा, नहीं तो पोस्ट ऑफिस का रहेगा, डिफेंस डिपार्टमेंट का रहेगा। सो दिस आर द एग्जाम्पल फॉर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो इट इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये बिजनेस कौन चलाता है, रेलवे का रेलवे डिपार्टमेंट चलाएगा, पोस्ट ऑफिस का पोस्ट ऑफिसर डिपार्टमेंट चलाएंगे। तो रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स बनाया गया है वो डिपार्टमेंट इस बिजनेस का कामकाज देखेंगे। नेक्स्ट है डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी। मैंने अभी लीगल आइडेंटिटी का क्लियर कंसेप्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी में बताया गया, मतलब जब भी आप बिजनेस चला रहे हो उसके ओनर और वो कंपनी में डिफरेंस है। अभी एक ही आदमी बिजनेस चला रहा है तो उसकी कंपनी और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, मीन्स देयर शुड नॉट डू नॉट हैव एनी लीगल आइडेंटिटी। बट जिस भी बिजनेस में उसकी ओनर की पहचान अलग रहती है, उसकी कंपनी की पहचान अलग रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी करके बुलाते हैं। बट यहाँ पे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे कोई भी कामकाज चल रहा है, कोई भी रेलवे का काम रहेगा, पोस्ट ऑफिस का काम रहेगा, उसकी पहचान अलग नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट ही चलाता है, ठीक है। उसके मालिक कोई भी दूसरे नहीं है, गवर्नमेंट ही, मतलब उसके मालिक में और उसके काम में कोई भी अंतर नहीं रहेगा वहाँ पे। बट जहाँ पे भी उसका मालिक अलग है, उसका कामकाज अलग है, उस कंपनी का नाम अलग है, तो वहाँ पे सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फॉर्म करना पड़ता है। सपोज टेक एग्जाम्पल, अभी सेपरेट लीगल है, अभी आप रेलवे से जा रहे हो और रेलवे में आपको कुछ तो प्रॉब्लम आया हुआ है, नहीं तो आपको कुछ तो कंप्लेंट लिखना चाहते हो, नहीं तो केस डालना चाहते हो तो उसके ऊपर, तो आप रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर केस नहीं डाल सकते, आप गवर्नमेंट के ऊपर केस डालना चाहिए। मीन्स उसके ओनर को नहीं, उसके ओनर के ऊपर जाएगा, वो डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं आएगा, ओनर के ऊपर आएगा। ओके, सो दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे फॉर्म नहीं करना पड़ता। सपोज ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म करने के लिए उसको परमिशन मिलता था, तो आप गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं डाल सकते, आप रेलवे के डिपार्टमेंट के ऊपर केस डाल सकते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, नेक्स्ट है अंडर स्टेट और सेंट्रल। सो इसका कामकाज कौन देखता है, इट इज अंडर वर्किंग स्टेट गवर्नमेंट, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, नहीं तो अपना कर्नाटक सरकार, नहीं तो राज्य सरकार हम बोल सकते हैं। सो वो इसका कामकाज देखते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट है अर्निंग्स आर डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब जो भी इस बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, जो भी इस बिजनेस में इनकम होगा, रेलवे से इनकम होगा, नहीं तो पोस्ट ऑफिस से इनकम होगा, कहाँ से भी इस डिपार्टमेंट में इनकम होगा, तो वो पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में डायरेक्टली जाएगा, वो कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं लेगा। सपोज वो रेलवे का हेड कोई भी है, CEO है रेलवे के डिपार्टमेंट का, तो उसके पास वो पैसा नहीं जाएगा, किसके पास पैसा जाएगा, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के ट्रेजरी में उसका पैसा जाएगा। जितना भी इनकम होगा इस बिजनेस से, इस डिपार्टमेंट से, वो सभी पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाएगा, और जो भी पैसा इस बिजनेस के लिए लगने वाला है वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से आएगा। मतलब बिजनेस का पैसा हम गवर्नमेंट ट्रेजरी से लेते हैं और जो भी इनकम हुआ है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी को देते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर ऑडिटेड, मतलब इस बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, जितना पैसा क्रेडिटेड किया है, जितना पैसा डेबिटेड हुआ है, वो सभी अकाउंटिंग उसका फाइनेंशियल रिजल्टिंग उसका ऑडिट होता है, कंपल्सरी ऑडिट होता है। नेक्स्ट है CEO, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO को हम क्या बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो जो भी CEO वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री, मतलब अभी रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, उसका CEO एक रहेगा इंसान, तो हु इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री, जो भी डिसीजन लेना है तो इसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। CEO इट इज अ टॉपेस्ट यू कैन कॉल द प्रोफाइल ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस का डिसीजन लेते हैं वो सभी CEO के अंडर रहता है।
बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या रहता है, CEO इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री, आप मंत्रालय के अंदर इसका काम कर लेते हैं। नहीं तो जो भी मंत्री बोलते हैं ना, मंत्री मतलब फाइनेंशियल मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, these are the separate departmental ministers are there ना। सो जो भी इनका कामकाज रहेगा, ये CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी वर्क करेगा तो उस मिनिस्ट्री के अंदर वो वर्क करेगा, खुद का डिसीजन वहाँ पे कुछ भी नहीं लेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्यूर एंड सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। सो इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, नहीं तो बिजनेस सक्सेस होगा, लॉस होगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, CEO नहीं रहेगा, जो भी मंत्री रहेगा, जो भी मिनिस्टर रहेगा उस डिपार्टमेंट का, वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है इस बिजनेस में। जो भी प्रॉफिट और लॉस कुछ भी होगा तो वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, ना कि CEO। बट CEO इज आंसरेबल और अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट मतलब जो भी बिजनेस में लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, जो भी मंत्री रहेगा, रेलवे मंत्री कौन है, वो रहेगा, पोस्ट ऑफिस का मंत्री कौन है, वो रहेगा। बट क्यों लॉस हुआ, आंसर कौन देगा उसको, एक CEO देगा, इज अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, रेलवे रहेगा, पोस्ट ऑफिस रहेगा और डिफेंस रहेगा, ये सभी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आएंगे। गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे आएंगे। So now let's see what are the features or you can call the characteristics of departmental undertaking। अभी हमने देखा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है और इसका कामकाज कैसे चलता है। अभी देखेंगे इसका फीचर्स क्या है और you can call the characteristics। So first है funds are directly coming from government treasury। Okay, मतलब इस बिजनेस में जो भी पैसा लगेगा वो उस बिजनेस चलाने के लिए, मतलब रेलवे के लिए नई रेलवे बनानी है तो नई रेलवे बनानी है, नया प्लेटफॉर्म बनाना है, ओके, पोस्ट ऑफिस का नया ब्रांच खुलवाना है, तो इसके लिए जो भी पैसा लगेगा तो वो गवर्नमेंट सप्लाई करेगा उसके लिए पैसा। सो गवर्नमेंट के ट्रेजरी से इस बिजनेस के लिए पैसा आता है, मतलब लोगों से लेने की वहाँ पे कुछ भी आवश्यकता नहीं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देते हैं। नेक्स्ट है अर्निंग डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और इस बिजनेस में से जो भी पैसा, जो भी इनकम होगा, जो भी रेवेन्यू होगा, मतलब रेलवे से प्रॉफिट जो भी पैसा मिला है, पोस्ट ऑफिस से पैसा जो भी मिला है, वो पैसा सब पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में डायरेक्टली चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अकाउंट्स सब्जेक्टेड टू द ऑडिट कंट्रोल, मतलब जो भी इस बिजनेस में पैसा आया है, कितना भी क्रेडिट हुआ है, जितना भी डेबिट हुआ है, उसका अकाउंट लिखना कंपल्सरी है और उसका ऑडिट भी होगा, उसका चेकिंग भी होगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, तो इस बिजनेस में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स है, उस वर्कर्स को हम क्या बोलेंगे, सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब इस बिजनेस में जो भी काम कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट के अंदर काम, गवर्नमेंट जॉब है उसको वैसे बुलाएंगे, ठीक है। मतलब रेलवे में जो भी काम करे उसको हम गवर्नमेंट सर्वेंट बुलाएंगे, नहीं तो सिविल सर्वेंट, मतलब गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है। ओके, गवर्नमेंट वर्कर्स आर देयर। ओके, सर्वेंट यानी कि नौकर बोल सकते हैं, वो गवर्नमेंट के नौकर रहेंगे। और हेडेड बाय द IAS ऑफिसर, आपने ये नाम सुना है, IAS एग्जाम रहती है ना। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी काम लगवाने के लिए काम करना, सपोज वी वांट टू वर्क विद इन द गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसे काम करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, पर्टिकुलर गवर्नमेंट की एग्जाम देनी पड़ेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन रहेगा। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या रहेगा, आपको एक तो डायरेक्टली जॉब मिल सकता है, सेकेंडली डायरेक्टली इंटरव्यू देके आप जॉब ले सकते हैं। बट यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा गवर्नमेंट का, उसके बाद सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा, दैट इज द IAS। सो इस बिजनेस में रेलवे डिपार्टमेंट रहेगा, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट रहेगा, उसका हेड कौन रहेगा, जो भी IAS ऑफिसर रहेंगे, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो भी ऑफिसर रहेंगे। ओके, IAS एग्जाम पास करके जो भी हेड बने हैं उनके अंडर इस बिजनेस का दे आर हेड, ओके, फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है डायरेक्ट कंट्रोल बाय द मिनिस्ट्री। सो इस बिजनेस का कंट्रोल किसके हाथ में होता है,
तो मंत्री मिनिस्ट्री के हाथ में इस बिजनेस का कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट है अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। सो जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसका आंसर कौन देना, किसको लेना पड़ेगा, जो भी ये मिनिस्ट्री है, मतलब आईएएस को आंसर देना पड़ेगा कि इस बिजनेस में लॉस क्यों आया, प्रॉफिट कितना आया, क्या आया, तो मिनिस्ट्री को हम डिटेल थिंग्स देंगे। अनदर कंटेंट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना भूल गई, दैट इज सो इस बिजनेस में जो भी हमारा एनुअल बजट रहता है, सो गवर्नमेंट फरवरी में हमारा एनुअल बजट रहता है, तो एनुअल बजट में सभी डिपार्टमेंट के लिए पैसे का मार्जिन रखा होता है। तो उस बिजनेस में मतलब रेलवे के लिए इतना पैसा जाएगा, इस डिपार्टमेंट के लिए इतना पैसा जाएगा, इस डिपार्टमेंट के लिए कितना पैसा जाएगा, तो वो बजट में डिसाइड होता है। So these are the features of departmental undertaking. So in next video I am going to explain the merits and limitations of departmental undertaking. I hope you got the clear concept about what it means departmental undertaking. Suppose if you have any doubt, so online class में हम clear करेंगे. So thank you so much. Bye bye. Take care.